हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं वैष्णवी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के 20 फरवरी 2024 को पूछे गए एसएससी जीडी के सेकेंड शिफ्ट के पेपर के डिस्कशन में। तो उम्मीद करती हूँ कि कल का जो सेशन था, जो मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर का डिस्कशन किया था, वो आपको पसंद आया होगा और आप लोग के कमेंट्स भी आए थे। तो इसी तरीके से आप लोग जो है अपना कमेंट एंड पार्टिसिपेशन इस सेकेंड वीडियो में भी बनाए रखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज की जो क्लास है ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, 20 फरवरी का ही है। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या आया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये सीरीज से। आपको यहाँ पर फिगर दिख रहा होगा एक, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पर है इसका आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमें आकृति दी गई है उसमें हम देखेंगे कि वेरिएशन क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो स्टार है, आप यहाँ पे तीनों में से कोई भी आकृति लेके पहले चल सकते हैं, कोई रूल नहीं है इसका कि आप स्टार ही लेके चलें। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले स्टार ले लिया, तो अगर मैं पहले स्टार ले लेती हूँ तो देखती हूँ यहाँ पे पहले यहाँ पे स्टार है, फिर उसके बाद में यहाँ बीच में स्टार आ जाता है। दूसरे वाले फिगर में देखेंगे अगर आप, मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे पहले वाले में स्टार यहाँ पर है, उसके बाद में दूसरे वाले में बीच में आ जा रहा है, फिर तीसरे वाले में फिर वहाँ साइड में हो जा रहा है, फिर चौथे वाले में बीच में आ जा रहा है। यानी यहाँ पे स्टार क्या हो रहा है, राइट कॉर्नर पे जा रहा है, मिड में आ रहा है, फिर राइट कॉर्नर पे जा रहा है, फिर मिड में आ रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये मिड में आ रहा है। अब जो फिगर होगा उसमें स्टार कहाँ आएगा, इस राइट कॉर्नर पे आ जाएगा। तो फर्स्ट फिगर हमारा आंसर हो सकता है, सेकेंड फिगर भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन किसी भी हालत में थर्ड फिगर आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें मिडिल में आ रहा है, एंड फोर्थ फिगर हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सर्कल की। तो अगर सर्कल देखेंगे आप तो सर्कल यहाँ पे था, फिर उसके बाद में लेफ्ट वाले कॉर्नर पे आ गया, फिर उसके बाद में मिडिल में आ गया, फिर यहाँ पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आ गया। यानी कि ये कितना कितना मूव कर रहा है। तो अगर हम इसको बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 45 डिग्री, सॉरी 45, हाँ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, एंड फिर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो फिगर आएगा वो इसमें सर्कल कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट में है, सेकेंड में है, एंड फोर्थ वाले में राइट कॉर्नर पे आ रहा है, नहीं फोर्थ वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ट्रायंगल को देखेंगे तो ट्रायंगल हमारा लेफ्ट कॉर्नर पे था, फिर ये मिड में आ गया, फिर यहाँ पे ये इधर आ गया। यानी कि अगर आप वेरिएशन, अगर आप सीधे से अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो यहाँ पे वेरिएशन कितना हो रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ट्रायंगल के लिए अगर मैं दिखाना हो तो जैसे ये आपका एक एक्सेस होता है। ठीक है, ट्रायंगल आपका यहाँ पे था। ठीक है, मैं एक लाइन से दिखा रही हूँ, ट्रायंगल आपका यहाँ था। ठीक है, इस वाले लाइन पे था ट्रायंगल, फिर आपका ट्रायंगल यहाँ पे आ गया, मतलब कितना डिग्री मूव हुआ, तो बेटा 45 डिग्री ये पहली बार मूव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में सीधे ट्रायंगल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ के बाद में कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस वाली लाइन पे आ रहा है। तो बेटा इस वाली लाइन से इस वाली लाइन कितना मूव हुआ, 90 डिग्री मूव हुआ। ठीक है, अब इसके बाद ये ट्रायंगल आपका कहाँ जा रहा है, सीधे यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, इधर वाले पे जा रहा है। तो बेटा 90 डिग्री ये प्लस 45 डिग्री ये, ठीक है, कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कितना कितना अंतर हो रहा है यहाँ पे, 45 डिग्री यहाँ पे बढ़ रहा है। तो अगेन यहाँ पे अगर आप 45 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, 4 4 4 8 एंड 1, यानी 180 डिग्री अब नेक्स्ट मूव इसका होना चाहिए। तो अगर 180 डिग्री नेक्स्ट मूव इसका बेटा हो जाएगा तो ये कहाँ पे जाएगा, देखो ट्रायंगल यहाँ पे था, अब ये ट्रायंगल जब जाएगा और ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो अब जब आएगा तो ये ट्रायंगल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जैसे मैंने कल भी आपको बोला था कि वीडियो को पॉज करिएगा, पहले आप खुद से बनाइएगा, फिर आप हमारा प्रोसेस और आंसर दोनों मैच करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा फर्स्ट हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप सारे क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके ही बना रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपके सामने एक मिसिंग लेटर सीरीज दी गई है और आपसे कहा गया है कि इस ब्लैंक के प्लेस पे क्या आएगा। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखना होता है कि लेटर्स जितने दिए हैं और स्पेस जितने दिए हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब बेटा ये बताओ 25 टोटल है यहाँ पे। अब इसका पेयर कितना बनेगा, 5 5 का ही बनेगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, 5 5 का पेयर बना लो, तो 1 2 3 4 5,
तो हमने इसको के और जी के बीच से कट कर दिया, 1 2 3 4 5, के और जी के बीच से कट हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमने कट कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो जी एच आई जे के, 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 ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच से स्टार्ट होगा। तो देखो सेकेंड गया, थर्ड गया, एच आया, एच के बाद फिर से एच आ रहा है, फिर जी आ रहा है, फिर के आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 4 भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ब्लड रिलेशन से है, बहुत सिंपल ब्लड रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपसे कह रहा है ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है। इस तरह से ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। आपको यहाँ पे बताना है परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और बनाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। तो बनाते हैं इसको। तो देखिएगा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मैं जो भी यहाँ पर मेल पर्सन को लूँगी, मेल पर्सन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, एक सेकेंड, मेल पर्सन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी स्क्वायर बॉक्स और फीमेल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सर्कल। आप प्लस माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, ठीक है। चलिए तो मेल पर्सन के लिए हमने यूज़ किया है स्क्वायर बॉक्स एंड फीमेल पर्सन के लिए हम यूज़ करेंगे सर्कल, ठीक है। चलिए ए इज फादर ऑफ बी, यानी ए जो है वो क्या है, पिता है। किसका पिता है, बी का पिता है, ठीक है। आगे कह रहा है बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी क्या है, भाई है। किसका भाई है, सी का भाई है। सी इज हस्बैंड ऑफ डी, सी हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है, डी का हस्बैंड है। तो डी क्या हो गई, वाइफ हो गई, ठीक है। डी इज सिस्टर ऑफ ई, डी बहन है। किसकी बहन है, ई की बहन है। ई इज मदर ऑफ एफ, ई क्या है, मदर है। किसकी मदर है, एफ की मदर है। एफ इज वाइफ ऑफ जी, एफ क्या है, वाइफ है। किसकी वाइफ है, जी की वाइफ है। तो जी हस्बैंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है हाउ मेनी मेल मेंबर इन द फैमिली। तो देखो 1 2 3 एंड 4, कितने मेल मेंबर है, 4। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 दोस्त बैठे हुए हैं, जो, हारून, बेन, क्लो, डैनियल। ये इनके नाम है, नाम बड़े अजीबो गरीब है, बट कोई बात नहीं। आप यहाँ पे केवल इनिशियल लेके चलना, ZABCD, क्योंकि अगर आप पूरा नाम लिखोगे तो आपका जो टाइम है वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे जो हिंदी में जो यहाँ पे डैनियल लिखा हुआ, ये इसको मैं लिख देती हूँ, ये आपका डैनियल लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो और ये आपका क्लो लिखा हुआ है। इतने अच्छे अच्छे नाम है कि गूगल ट्रांसलेटर भी ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 कलीग्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप 4 सर्कल बना के करें, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्लस का साइन से करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये 4 ले लिया, 5वां आप कहीं पे भी ले लो, मैं इधर ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इनिशियल लेके चलूँगी, ZABC एंड D, ये 5 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं और सबका फेस किधर है, सेंटर की तरफ। तो सभी के सभी सेंटर की ओर देख रहे हैं। अब ये आप एरो बनाए चाहे ना बनाए, ये आपकी मर्जी, वैसे ना बनाए तो आपका टाइम ही सेव होगा। Zoe इज सिटिंग इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, यानी Z इज सिटिंग इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। तो सबसे पहले हम A को बैठा लेंगे। A के लेफ्ट में क्या आना चाहिए, Z आना चाहिए। तो आप A को कहीं पे भी बैठा दो, पूरे सिटिंग में माफ़ करिएगा, जो भी अगर बैकग्राउंड से आपको आवाज़ आ रही है, वॉइस आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे ट्रैफिक मतलब काफ़ी रहता है। तो कोई कोई ऐसे निकल के जाता है कि गाना बजाते हुए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है Z इज़ सिटिंग इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, ठीक है। तो Z जो है बैठा है A के इमीडिएट लेफ्ट में, तो Z को हमने यहाँ बैठा दिया। आप A को कहीं पे भी बैठा सकते हैं। C इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू Z, C इज सिटिंग नेक्स्ट टू Z, यानी कि Z के आसपास कहीं C बैठा है। अब C यहाँ तो आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो A बैठा है, तो हमने C को कहाँ बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया। D इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ A,
ए की इमीडिएट राइट में डी बैठा हुआ है, तो हम डी को कहाँ बैठा देंगे, ए इधर बैठा देंगे, क्योंकि ए का इमीडिएट राइट यही है। अब एक पर्सन यहाँ पे बच रहा है, कौन सा, बी, तो बी को आपने यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो यहाँ पे सी बैठा है, सी फॉर क्लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 3 था, अच्छा 4 था, सॉरी, तो 4 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, बट आपको डरना नहीं है, आधे में तो इंस्ट्रक्शन ही लिखा होता है। यहाँ पे आपको पूरा पैसेज ये पढ़ना है और आपको बनाना इसमें है रमन के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। वीडियो को पॉज करिएगा और बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 पर्सन्स हैं यहाँ पे, रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका, प्रिया। ये कहाँ पे बैठे हैं कि स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। अच्छा, जब भी यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्वायर टेबल में चीज़ें बहुत चेंज होती हैं, बहुत रैंडमली चेंज होती हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के समझिएगा कि कहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि 8 पर्सन है। हो सकता है कि 4 इसमें कॉर्नर पे बैठे हों, 4 भुजा के बीच में बैठे हों, या हो सकता है 2-2 पर्सन भुजा के बीच में बैठे हों, कुछ भी हो सकता है। तो फिगर तब जब भी बनाइएगा तो पहले एक बार इसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सिट अ स्क्वायर टेबल सच एज 2 पर्सन सिट ऑन ईच ऑफ द साइड। ओके, 2 पर्सन हर साइड पे बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ पे आपको ये फिगर ये ऐसे बनाना है। ठीक है, चलिए, ऑल द पर्सन्स आर सिटिंग फेसिंग द सेंटर। ओके, सभी के सभी सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, तो आपने सेंटर की ओर फेस करके दिखा दिया, ना भी दिखाएं तो भी चलेगा, ये आपके समझने के लिए है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है अपना। रीना सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ रोहित, रीना एंड दे बोथ सिट ऑन द सेम साइड। ठीक है, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट थी कि रीना ये वाली कि जो दोनों के दोनों है वो सेम साइड बैठते हैं। क्यों, रीना रोहित के इमीडिएट राइट साइड है, यानी देखो यहाँ पे अगर ये लाइन ना लिखी होती, दे बोथ सिट ऑन द सेम साइड, तो यहाँ पे क्या बन जाता बेटा, पॉसिबिलिटी। क्यों, हो सकता है रोहित यहाँ बैठा होता, रीना यहाँ बैठी होती। आप एक पॉसिबिलिटी और बनाते कि रोहित यहाँ बैठा है, रीना यहाँ बैठी है, क्योंकि हो सकता था कि दोनों के दोनों सेम साइड पे भी हो सकते थे या दोनों के दोनों डिफरेंट साइड पे भी हो सकते थे, तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ता। बट लेकिन इसने बोल दिया है कि दे बोथ सिट ऑन द सेम साइड, तो अब हमें पॉसिबिलिटी नहीं लेनी है। यहाँ पे क्या है, रोहित के इमीडिएट राइट में रीना बैठी है। ठीक है, मोनिका फेसेस द वन हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ कविता। अब इस लाइन को थोड़ा सा मैं अलग आपको बना कर दिखाती हूँ, क्या कह रहा है। कविता है तो कविता लिख दिया, देखो कविता के लेफ्ट में सेकेंड, कविता के लेफ्ट में सेकेंड यानी इस वाली प्लेस पे कौन बैठा है, कविता के मोनिका फेसेस द वन हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ कविता, यानी कि मोनिका उस पर्सन की तरफ फेस कर रही है, मोनिका उस पर्सन को देख रही है जो पर्सन कविता के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या कह रहा है, मोनिका उस पर्सन की ओर देख रही है जो पर्सन, इस वाले पर्सन की बात हो रही, जो मैंने यहाँ पे ये रखा है डॉट। ठीक है, ये जो पर्सन है ये कविता के बाएं से दूसरा है। अब आपको यहाँ पे बैठाना है। ठीक है, अब कहाँ पे ये लोग बैठेंगे आके, अभी तो मुझे तो नहीं लगता समझ में आएगा, आ रहा है वैसे अगली लाइन में लिखा हुआ है। चलो अगली लाइन देखते हैं। यहाँ पर मोनिका इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ रीना, रीना के राइट में 4th नंबर पे मोनिका है, तो रीना के राइट में 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो मोनिका कहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है। ठीक है, अब मोनिका जिस पर्सन को देख रही है वो पर्सन यानी कि रोहित, रोहित किसके कहाँ बैठा है, कविता के बाएं दूसरा बैठा है, यानी कि अगर कविता यहाँ बैठी हो तो कविता के बाएं दूसरे नंबर पे कौन है, रोहित है, और रोहित किसका सामना कर रहा है, मोनिका का सामना कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, इसकी अब हमें ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चल अगली लाइन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 persons sit between विकास एंड उमेश when counted from one side only। जब हम केवल एक ही साइड से गिनते हैं, अब वो चाहे आपके लेफ्ट साइड हो सकती है या फिर राइट साइड हो सकती है, किसी एक साइड से विकास और उमेश के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, अब आप ये देखो, आप विकास और उमेश को बैठा कहाँ सकते हो। मान लो आपने विकास को यहाँ बैठा दिया तो 2 प्लेस छोड़ के उमेश आ गया। ठीक है, या आपने विकास को यहाँ बैठा दिया तो 2 प्लेस छोड़ के उमेश यहाँ आ गया, यानी कि
कहीं पे भी विकास या उमेश बैठ सकते। चलो छोड़ देते हैं अभी, विकास और उमेश के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है, अभी मैंने इसको ऐसे लिख दिया। एंड उमेश इज एडजेसेंट टू रोहित, रोहित के बगल में बैठा है कौन, उमेश। तो बेटा आपने उमेश को यहाँ बैठा दिया, उमेश के पड़ोस में रोहित के पड़ोस में बैठा है, तो बेटा उमेश आ गए तो 2% छोड़ के विकास को यहाँ पे बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं, क्योंकि उसने क्या कहा है, किसी एक तरफ से गिनने पर। तो हमने अगर इधर से गिना तो 2 लोग बैठ रहे हैं, अगर इधर से ना होता तो फिर हम इधर साइड से गिनते, उधर से 2 लोग आ जाते, ठीक है। आगे कह रहे हैं ओनली 1% सीट बिटवीन मोनिका एंड रमन, मोनिका और रमन के बीच में मोनिका आ चुकी है, रमन नहीं आया है, अच्छा ठीक है। मोनिका और रमन के बीच में केवल 1% बैठा है, जब हम केवल एक साइड से गिनते हैं तो, ठीक है। तो मोनिका और रमन, आप रमन को तो यहाँ बैठा नहीं सकते क्योंकि 1% आ ही नहीं रहा है, तो मोनिका और रमन के बीच में तो आपको क्या करना पड़ेगा, रमन को यहाँ बैठाना पड़ेगा, ठीक है। रमन को आपने यहाँ बैठा दिया, तो मोनिका और रमन के बीच में 1% बैठता है जब हम किसी एक साइड से गिनते हैं। अब आपसे पूछ रहा है रमन के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन बैठा, तो रमन बेटा यहाँ पे, रमन के लेफ्ट में पहला तो ये हो गया, दूसरा कौन बैठा, रीना, यानी कि रमन के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, रीना बैठी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रीना हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे एक प्लेस खाली है उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं, कौन आएगा वैसे यहाँ पर, प्रिया, प्रिया वहाँ की, तो प्रिया यहाँ पे आ जाएगी, हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश भी करी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि अगर 48 10 B 8 C 15 की वैल्यू 65 है तो आप, और इसकी भी वैल्यू 70 है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं आपसे बोलूँगी इस टाइप का क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लो, अगर आपको लगता है कि हाँ सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसको लास्ट में करना, क्योंकि यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको इसमें क्या मेथड लगाना पड़ जाएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी बेटा कि आप इसको थोड़ा सा टाइम लेके तब सॉल्व करना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, इसमें इतना ही क्वेश्चन दिया है ना, तो यहाँ पे ये दे रहा है कि ए की वैल्यू प्लस है कि माइनस है कि मल्टीप्लाई है कि डिवीजन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी हम लोग को नहीं पता है। चलो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं क्या, ए की जगह अगर हम मान लो प्लस कर देते हैं, बी की जगह हम मान लो माइनस कर देते हैं, सी की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो 65 भी नहीं आएगा। तो चलो कुछ और करके देखते हैं फिर हम, तो अगर हम लोग कुछ और करते हैं तो 40 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 8 और प्लस 15 करते हैं, तो 8 5 जा, और ये हो जाएगा 50, 50 10 60 5 65, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया है, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखी है, मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है डिवाइड, एंड सी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखी है, प्लस रखी है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसा नहीं सोचना कि मैम को तो सेकंड टाइम में ही आ गया, मैं भी इसमें काफ़ी देर तक इसमें प्रयास करती रही थी, तब मुझे ये चीज़ आई, ठीक है। मैंने भी इसमें काफ़ी टाइम लगाया इसको करने में, जब मैं इसको सॉल्व कर रही थी तो मुझे भी बहुत टाइम लग गया था इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी बन जाएगी। मैंने पता है क्या किया था, मैंने यहाँ पे जब मुझे को कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सबको प्लस कर दिया, ठीक है, और सबको प्लस करने के बाद में फिर मैंने देखा कि यहाँ पे केवल 8 माइनस कर दो तो आ रहा है, और 8 आप माइनस अपने आप कर नहीं सकते क्योंकि 8 प्लस करने पे ही आपका वो चीज़ बन रही थी। तो मैं बहुत देर इस क्वेश्चन को करती रही थी, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आए आपके सामने तो कभी भी आपको परेशान नहीं होना, हमेशा इसको लास्ट में करना, ठीक है। अब इसमें आप चेक करके देख लो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, 15 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 9 एंड प्लस 20, ठीक है। आ रहा है क्या, तो 3 से काट दो, 3 5 15 हो गया, 50 और 2 70, ये तो 70 आ रहा है, यानी आपने जो लगाया है फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब आगे आप सॉल्व कर लो, 7 ए में मल्टीप्लाई हो गया, 9 बी का हो गया डिवाइड, किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, एंड प्लस यहाँ पे क्या कर देना है, 8 कर देना है, तो 3 3 जा 9 हो गया, 7 3 21 और 8 कितना हो गया, 29। तो करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 29, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कौन सा अनुक्रम इस सीरीज को पूरा करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट लेटर को उठा के देखते हैं तो NMLK उल्टे चल रहा है, ठीक है। KLMN, तो इसके पहले क्या आता है, J आता है, J के बाद तब K आता है, यानी K से तो स्टार्ट होगा नहीं।
एम से स्टार्ट होगा नहीं, जे से स्टार्ट हो सकता है। आगे देखते हैं आर क्यू पी ओ, ओ एम एन ओ पी क्यू आर होता है ना, ओ पी क्यू आर एम एन, एन आना चाहिए ओ के पहले, तो एन आएगा, यानी कि जे एन पी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था यहाँ पर, तो इसमें तो कुछ भी लिखना भी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि अगर डी जी को हम कोड कर देते हैं 1680 से, बी एच आई को कोड कर देते हैं 432 से, तो आपको बताना है के सी ई का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं भाई डी जी का कोड 1680 है कैसे, टी डी जी। ठीक है, तो अगर टी की वैल्यू देखें तो बेटा 20 होती है, डी की वैल्यू 4 होती है, जी की वैल्यू क्या होती है 7 होती है। ठीक है, तो 24 और क्या कहते हैं 7, 31 से आपको कुछ 1680 तो देगा नहीं। और क्या कर सकते हैं, क्या हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लें क्या, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू भी है, हो सकता है मल्टीप्लाई करने पे कुछ मिल जाए। तो 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 560, और 560 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 0 0, 3 18, 1 3 5 15 1 16। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे सारी प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद में उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं बी एच आई में, क्योंकि अभी हम कंफर्म नहीं कहेंगे कि यही आंसर होगा, यही कोड लगेगा। ठीक है, बी होता है 2। ओके 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 भाई, चल चलिए करते हैं यहाँ पर। बी होता है 2, एच होता है 8, आई होता है 9। ओके, तो कितना हो गया, 9 × 72 दूनी 144। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है किसका, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, और 3 एकम 3 1 4, 432 बिल्कुल आ रहा है। अब हम इसको के सी ई को भी कर सकते हैं, तो बेटा के सी ई। ठीक है, तो के होता है 11, सी होता है 3, ई होता है 5, 11 3 33, या 5 3 15, और 15 इंटू 11 कर दो सीधे, ज़्यादा आसान रहेगा। तो 5 5 1 6 और 1 165 हैं। अच्छा सॉरी, हाँ ये तो हमने कर ही दिया था, अब आगे हमको अभी 3 से भी करना है। ठीक है, तो 3 5 15, 3 चौक 18 1 19, और 3 एकम 3 1 4, 495 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 495। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में आपसे कह रहा है दिए गए शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम में व्यवस्थित करें। कुछ नहीं करना है, आराम से करते हैं इसको। अगर ऑप्शंस देखें सबसे पहले, तो या तो ऑप्शन में इनिशियल 1 है या तो फिर 5 है, यानी या तो हमारे पास में पहला ऑप्शन सबसे पहले आएगा या तो फिर 5th आएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे एल ई सेम है, यहाँ पे भी एल ई सेम है, या तो अब टी होता है 20, एस होता है 19, तो पहले कौन आएगा, 19 वाला आएगा, तो 5th वाला पहले आ गया, 5th वाला बेटा पहले आया तो 2nd गया, 3rd गया। अब थोड़ा ऑप्शन देखते जाओ आप, 5th के बाद 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 के बाद 2 4 आएगा या 4 2 आएगा, बस इतना चेक कर लो, 2 और 4 को चेक कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। तो एल ई टी एच ए तक तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आर आ रहा है, आर कितना होता है 18 होता है, एल कितना होता है 12 होता है, तो 12 और 18 में पहले कौन आता है बेटा 12 आता है, तो यानी कि 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 मिलना चाहिए, तो 5 1 4, 5 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका टाइम भी यहाँ पर सेव हो जाएगा, आपको सभी को यहाँ पर अरेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी आकृति, यही आकृति बिल्कुल सेम एज इट इज इन फिगर्स में है अगर हम यहाँ पे रोटेशन ना करें तो, यानी आपको यहाँ पे रोटेशन करने को मना किया जा रहा है। कौन सी आकृति आपको इन फिगर्स में मिलती है, चलो यहाँ पे फर्स्ट में चेक करते हैं। तो बेटा ये लाइन जो है इस तरीके से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा रही है, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कोई भी लाइन नहीं जा रही है, तो फर्स्ट फिगर तो हमारा गलत हो गया। सेकेंड फिगर में देखते तो ये लाइन चलो मान लेते हैं यहाँ पर है, बट यहाँ पर एक हमें एक स्क्वायर बॉक्स चाहिए, स्क्वायर बॉक्स गायब है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। थर्ड में चेक करते हैं यहाँ पर, तो थर्ड में मुझे एक स्क्वायर बॉक्स तो दिखा, ये वाला, इस स्क्वायर बॉक्स में बीच से लाइन भी कट थी। ठीक है, एंड एक लाइन इसके साथ में ये जा भी रही थी, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको थर्ड वाले फिगर में बिल्कुल मिल गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। यहाँ पे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना भूल गई हूँ।
ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अगर आंट का संबंध आंट हिल से है, डक का संबंध पॉन्ड से है, तो आपको बताना है हॉर्स का संबंध किससे होगा। अच्छा, आंट हिल क्या होता है? आंट हिल होता है जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं। आपने देखा होगा ज़मीन में वो गड्ढा बना के उसके अंदर आपने देखा होगा ज़मीन में गड्ढा बना के उसके अंदर वो रहती हैं, निकलती हैं, अपने अंडे बच्चे लेकर उसी में ही जाती हैं या उससे निकल रही होती हैं। तो जहाँ पे चींटियों के रहने का स्थान जो होता है उसको हम आंट हिल कहते हैं। डक कहाँ रहती है? तालाब में रहती है, यानी कि डक के रहने का स्थान क्या है? पॉन्ड है। तो घोड़ी के रहने का स्थान क्या है? क्या गुप्त स्थान बोला जाता है? नहीं। कुक्कुरसाला नहीं बोला जाता है क्या? नहीं। मधुमक्खी का छत्ते में घोड़े रहते हैं क्या? नहीं, घुड़साल होता है। ठीक है, अस्तबल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा घुड़साल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोल रहा है दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा अक्षर एन अक्षर के विपरीत होगा। ठीक है, तो एन अक्षर के कौन सा लेटर यहाँ पे विपरीत होगा। तो सबसे पहले इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे बनाएंगे इसको, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि कौन किसके अपोजिट है। तो देखो यहाँ पर एच किसके अपोजिट आएगा बेटा? आई के। ठीक है, इसके अपोजिट होगा। एक एक बॉक्स छोड़ते हैं ना हम लोग। जे किसके अपोजिट आएगा? एन के आएगा। और पी किसके अपोजिट आएगा? आर के आएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है एन के अपोजिट कौन सा है, तो एन के अपोजिट आप बता नहीं सकते हो। एन के अपोजिट कौन सा होगा यहाँ पर? जे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पेपर का लेवल अगर देखा जाए तो कल का भी मैंने देखा पेपर का लेवल काफ़ी इजी था, आज के भी पेपर का लेवल काफ़ी इजी है। तो अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत सीरियस होकर कर लेंगे तो आपको रीजनिंग में आप 20 में से एटलीस्ट आप 20 तो करके आ ही सकते हैं। 20 में से नहीं भी 20 कर लेंगे तो 19 तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, चलिए अगला है सिलोगिज्म का क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बनाइएगा और मैच करिएगा आंसर। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। सम एच आर आर, कुछ एच आर है। ठीक है, तो कुछ एच क्या है? आर है। ठीक है, नो पी इज एच, कोई भी पी एच नहीं है, कोई भी पी एच नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन कह रहा है सम पी आर एच। ठीक है, कुछ पी एच है। बेटा अभी मना किया है उसने कि कोई भी पी एच नहीं है, तो जब कोई भी पी एच नहीं है तो कोई भी एच भी तो पी नहीं होगा ना। ठीक है, कोई भी नो पी आर एच, और यहाँ पे कह रहा है कुछ पी एच है, बिल्कुल गलत है। कोई भी पी एच नहीं है, तो ये पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि कुछ आर पी नहीं है। आर का कुछ हिस्सा ऐसा है कि जो पी नहीं हो सकता? आर का क्या कोई भी हिस्सा ऐसा है कि जो पी नहीं हो सकता? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे करना पड़ता है, देखो इसमें क्या कह रहा है कुछ आर, यानी आर का कुछ पार्ट ऐसा है जो पी नहीं होगा। अब इस पूरा ये जो आपने आर का जो ये पार्ट बनाया ना, जितनी बाउंड्री बनाई है, बाउंड्री के अंदर का पूरा पार्ट एंड बाउंड्री सहित, आप यहाँ पे ये देखो कि आर का कौन सा हिस्सा है जो पी में नहीं जा सकता। तो बेटा आर का वो हिस्सा जो एच में है, ये वाला पार्ट, भाई ये वाला पी में जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, बट ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये कभी भी पी में नहीं जाएगा। क्यों पी में नहीं जाएगा? क्योंकि ये एच में है और एच की मना पी से है। तो अगर एच की मना पी से है तो इस वाले हिस्से की भी मना पी से हो जाएगी। तो कुछ आर ऐसे ही हैं क्या जो पी नहीं है? बिल्कुल, कुछ आर बिल्कुल ऐसे हैं जो पी नहीं है। कौन सा हिस्सा है आर का? ये वाला हिस्सा है जो जो एच में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में टुवर्ड्स को इस तरीके से लिखा जाता है, वांटेड को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वारंट को किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखी। क्या दिखी? कि हम यहाँ पे भी भाई डब्लू है, यहाँ पे भी डब्लू है, यहाँ पे भी डब्लू। तो यहाँ पे डब्लू का अगर कोड देखें तो कितना है? 2। अगर डब्लू का कोड यही अगर 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 से स्टार्ट हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा है, यानी कि जो जहाँ लेटर है वो वहीं पे ही उसका नंबर है, इधर उधर कहीं पे भी नहीं है। तो डब्लू का लेटर, डब्लू का कोड कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। भाई यहाँ पे इन्होंने देखो सजा के भी दिया है। अगला लेटर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका तो हो गया 2, इसका हो गया 1, क्योंकि हमने ऑप्शन से देख लिया सारे ऑप्शन सेम है। अब आर का एक बार हम कोड देख लेते। तो आर यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, लास्ट में इसका कोड क्या है? 4 है, और इसमें आर आ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आर का कोड क्या हो जाएगा? 44 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार है। 44 यहाँ पे ठीक है, 44 यहाँ पे ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये गया और ये गया। ठीक है, 44 आ गया, उसके बाद में 1 आ गया, 1 भी सही है। लास्ट का आप सेकेंड लेटर देख लो, बस एन का कोड देख लो। तो एन का कोड अगर आप इसमें तो एन है ही नहीं, यहाँ पे अगर एन देखोगे तो थर्ड लेटर है एन,
तो थर्ड नंबर कौन सा है 3, तो यानी कि n का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, थर्ड वाला भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अगर थोड़ा सा स्मार्ट वे में करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। अब आपसे इसमें कह रहा है कौन से दो चिन्ह और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि प्लस और मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे अगर हम प्लस कर दें, कर सकते हैं। 4 और 6 को बेटा यहाँ तक तो ठीक था, अगर हम यहाँ चेंज कर दें तो हम कहते हैं मैम यहाँ तो 8 से आपका 4 मतलब जो 8 है वो 4 से तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर भी आ जाता। बट यहाँ पे उसने क्या कह दिया 4 और 6 को चेंज कर दो, मतलब यहाँ पे क्या कर दो 4 कर दो, यहाँ पे 6 कर दो। एक बात बताओ 8/6 कभी सॉल्व होगा क्या? 8/6 कभी सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। तो पहला तो गया आंसर, ठीक है, पहला ऑप्शन तो चला गया। अब चलो इसी तरीके से सेकंड चेक कर लेते हैं। बिना सॉल्व करे ही इसको करना होता है, अदरवाइज बहुत से लोग हैं यहाँ पर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं जो इसको सॉल्व कर करके देखते हैं। ठीक है, तो आप थोड़े से स्मार्ट बनिए। मल्टीप्लाई एंड प्लस को मल्टीप्लाई की जगह हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और प्लस की जगह हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 और 9 को अगेन यहाँ पे चेक कर लो, तो अगर यहाँ पे आप 9 करोगे, 9 की जगह 4 करोगे, तो क्या बेटा 8/9 कभी भी सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, यानी सेकेंड भी गया। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड वाले में, क्या थर्ड हमारा आंसर हो सकता है क्या? तो थर्ड वाले में कह रहा है आपको, अच्छा यहाँ पे साइन गायब है, वेट अ मिनट मैं एक बार चेक कर लेती हूँ यहाँ पे साइन क्या है। साइन यहाँ पे जो है रह गया है, प्रिंट नहीं हुआ है, वेट अ मिनट। थर्ड में है आपका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो यहाँ पे एंड के बाद आपका मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये डिवाइड वाला है। ठीक है, डिवाइड कर दें या स्लैश कर दें, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को अगर आप चेंज कर दो, ठीक है, तो ये जो डिवाइड था यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड जहाँ पे मल्टीप्लाई था वहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, एंड इसके बाद में हमने 8 और 9 को चेंज कर दिया। तो 9 की जगह हमने 8 कर दिया और 8 की जगह हमने 9 कर दिया। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया, क्या करना है भाई? चलो देख लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे सॉल्व होगा क्या? अब बगल में डिवाइड के साथ में अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। 9 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 माइनस 8, क्या सॉल्व होगा क्या? बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। 2 2 = 4, 2 3 = 6 एंड 3 3 = 9। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ में आ रहे हैं तो एक बार आपको अपने कान और आँख दोनों को थोड़ा सा खोल के देख लेना है। तो 3 दूनी कितना हो गया 6 प्लस 3 माइनस 8, 6 3 9, 9 में से 8 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 1। आ रहा है आंसर अपना 1, बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। आपको बताना है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो 11 से हमको तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर हम एक आइडिया लें यहाँ से यहाँ क्या चल रहा है, तो ये आपका अप्रॉक्स 100 हो गया, और 100 से आप 300 जा रहे हो, यानी कि मल्टीप्लाई 3, यानी कि अगर आप 99 को, वैसे आप चाहो तो ओरल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप 3 यहाँ पे 3 से करके देख लो, मैं आपको करके दिखा रही हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 3 9 = 27, 7 आ गया, 2 कैरी हो गया, 3 9 = 27 और कितना हो गया 29, 297 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। इसमें अगर आप इसको करके ऐसे देखो मल्टीप्लाई 3 तो क्या हो रहा है क्या, तो 7 3 21 का 1 हाथ से लगे 2, और कितना हो गया 3 9 27, 28 29 हाथ से लगे 2 फिर से, और 3 दूनी 6 7 8, यहाँ पे भी हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी आप चाहे चेक करो चाहे ना चेक करो, हो ही रहा होगा। तो 11 3 ज़ा कितना होगा बेटा 33। ठीक है, 33 3 ज़ा कितना हो जाएगा 99, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 33। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जिसे रखा जाएगा। ठीक है, तो हम सब हमारा तो जो ध्यान सबसे पहले जा रहा है वो जा रहा है इस ब्लैक वाले बॉक्स की तरफ। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वाला बॉक्स है ये क्या कर रहा है, हर कॉर्नर पे घूम रहा है। पहले यहाँ वाले कॉर्नर पे था, फिर अब यहाँ वाले कॉर्नर पे आ गया, फिर यहाँ वाले कॉर्नर पे आ गया, अब यहाँ वाले कॉर्नर पे आ गया। कहने का मतलब क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉर्नर घूम रहा है। तो यहाँ पे था, यहाँ आया,
फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे मिलना चाहिए था ये वाला बॉक्स। तो देखो किस में मिल रहा है, फर्स्ट में मिल रहा है, हो सकता है सेकंड में मिल रहा है, हो सकता है थर्ड में मिल रहा है, हो सकता है, लेकिन फोर्थ में तो देखो राइट कॉर्नर पे आ रहा है, तो फोर्थ हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसकी बात देख लेते हैं, यहाँ पे ये एरो और ये एरो, इन दोनों की डायरेक्शन देखो यहाँ पे जस्ट रिवर्स है, या आप ये कह सकते हो कि मिरर इमेज बनी है, ठीक है। तो इन दोनों की डायरेक्शन चेंज है, फिर यहाँ पे इसकी मिरर इमेज बनी, फिर यहाँ पे इसकी मिरर इमेज बनी। अगले वाले फिगर में क्या होगा, ये एरो इधर होगा और ये वाला जो ट्रायंगल है वो इधर होगा। तो देखो पहले वाले में मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। क्या सेकेंड में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। थर्ड में मिल रहा है क्या, हाँ मिल तो रहा है। अब यहाँ पे बात यह आ रही कि भाई फर्स्ट और थर्ड में अंतर क्या है, अंतर है ट्रायंगल का अंतर। देखो यहाँ पे ये बाहर की तरफ था, यहाँ पे भी बाहर की तरफ था, यहाँ पे भी बाहर की तरफ ट्रायंगल था, यहाँ पे भी बाहर की तरफ था। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये अंदर की तरफ ट्रायंगल हो रहा है, ये देखो ये वाला साइज देखो, ये है ना। और थर्ड वाले में देखो तो ये बाहर की तरफ हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। तो ये जल्दबाजी में देखो एग्जामिनर ने क्या किया है कि तुम गलती करोगे ही करोगे, इसलिए उसने पहले नंबर पे वही रखा है जहाँ पे तुम गलती कर दो। तुम जल्दबाजी में फर्स्ट मार के चले आओ और आंसर देखो थर्ड नंबर पे है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ये ना सोचो कौन सा बनेगा, ये सोचो कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है TEA, टी का संबंध इससे है, उसी तरीके से सिन का संबंध इससे है। अब आपको बताना है रियो का संबंध किससे। वीडियो को पॉज करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो मैं इसको करके दिखाती हूँ। TEA, ठीक है। ए किसके किसके बीच में आता है, तो आप कहोगे मैम ये जेड और बी के बीच में आता है, ठीक है। ई किसके बीच में आता है, तो DEF होता है, तो DEF के बीच में आता है। टी किसके बीच में आता है, STU होता है, तो STU इनके बीच में आता है, ठीक है। ये मैं इसको बीच में पार्ट कर दे रही हूँ, ठीक है। ये बी है आपका, ठीक है, सॉरी डी है, DEF होता है, तो ये डी है आपका, ठीक है, ये डी है, ठीक है। मैं थोड़ा सही से ही लिख दूँ इसको, ठीक है। तो जो लेटर जिनके बीच में आता है वही लेटर वहाँ पर उस लेटर को छोड़ के उसके एक पहले वाला और एक बाद वाला लेटर लिख दिया गया है, ठीक है। बस वही यही किया गया और कुछ नहीं किया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी, अब लग रहा है ये डी है, ठीक है। तो आपको यही काम करना है। देखो सिन में देखो क्या आता है, एन को देखोगे तो एन किसके बीच में आता है, MNO, ठीक। रिवर्स ऑर्डर में किया गया है, देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे SU पहले लिखा है, फिर DF बाद में लिखा है, फिर ZB बाद में लिखा है उसके, ऐसा नहीं। रिवर्स ऑर्डर, यहाँ पे लास्ट वाले का पहले है, बीच वाले का बीच में है, एंड सबसे सबसे पहले वाले का सबसे लास्ट में, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। इसी तरीके से अगर आप N का देखोगे तो MNO आता है। I किसके बीच में आता है, HIJ के बीच में आता है। S किसके बीच में आता है, RST के बीच में आता है, ठीक है। चलना बाएं से दाएं है, लेकिन लेटर्स का यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ O का करेंगे क्योंकि इसका हमें पहले रखना है। O किसके बीच में आता है, NOP, N और P के बीच में आता है O, तो NP से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो NP से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे SQ है खत्म, SU है खत्म, BD है खत्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक। बस ये करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है यहाँ पर 0, 1, 5, 14, 30 नेक्स्ट टर्म बताओ, ठीक है। चलो बताते हैं। तो 0 है, 1 है, 5 है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि सीरीज़ बहुत धीमे धीमे बढ़ रही है। तो सीरीज़ अगर धीमे धीमे बढ़ रही है यानी कि हम एक बार डिफरेंस लेके देख लेते हैं। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, और बस हमने देखा 1, 4, 9 और हम समझ गए कि क्या होना है। यहाँ पर स्क्वायर नंबर चल रहे हैं बेटा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। भाई SSCGT में इतना इजी पेपर आता है, क्या बात। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। सॉल्व कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 55। करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रहा है, दिए गए विकल्प चित्रों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है, रोटेशन की अनुमति नहीं है। यानी ये आकृति आपको जिस भी फिगर में दिखाई दे वो आपको यहाँ पर अपना आंसर मार्क करना है, ठीक है। तो हमें एक ये फिगर दिख रहा है, ये फिगर किस में है, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें बिल्कुल एज इट इज तो कट नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा सा फैला हुआ है, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर जा रही वो भी नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर ए तो ख़त्म हो गया, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए था, ये बी था, ये सी था एंड ये डी था। ठीक है, चलो इसमें अगर देखते हैं तो ये तो बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऊपर वाला भी बन रहा है और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी बन रही है, आ तो रहा है वैसे। एक बार सी वाला भी चेक कर लेते कंफर्मेशन के लिए। तो सी में तो ऐसा कुछ है नहीं, सीन ख़त्म करो। डी में भी सीन कुछ ऐसा आ नहीं रहा, तो डी भी ख़त्म करो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से बच्चों करते हैं तो उम्मीद आपको आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, गलत होने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी कम रहेंगे। तो हमने कोशिश यही की है कि आपको कोई भी यहाँ पे डाउट ना आए। अगर डाउट आता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को मैं अगली PDF में, अगली क्लास में उसको मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। ठीक है, तो अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपकी क्लास चल रही है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं, ताकि आप खुद भी चेक कर सके कि आपका लेवल क्या है। तो बच्चों कल मिलते हैं आपसे 20 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।